तो हम लोग शुरू करेंगे आज से एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मेन टारगेट गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स होगा और अपकमिंग जो पीएचई एग्जाम है उसके ऊपर बेस करके ये लेक्चर्स हम आगे बढ़ाएंगे। आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर 1 कल हमने लिया था, बट फिर भी मैं रिवाइज करवा दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो शुरू करेंगे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल से। आप लोग जितना हो सके उतना नोट पॉइंट बना लेना, बट नोट्स में मत घुस जाओ। मैं क्या बोलता हूँ उस चीज को बढ़िया से सुनो। एक बार सुनने से नहीं होगा तो 2-3 बार सुनना पड़ेगा। अगर आप बढ़िया से सुन लेते हो तब भी काफी सारी चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाएगी। दिक्कत ये है कि अगर मैं नोट्स लिखाने जाऊं तो आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, समझाने जाऊंगा तो नोट्स लिखाने में दिक्कत आएगी। मेरा कहना यह होता है कि पहले आप सुन लो, थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स नोट कर लो और फिर ये वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद आप फिर से क्या कर सकते हो, इसको एक बार फिर से देखो और अपना पॉइंट्स बना लो। नोट्स हर किसी का अपना खुद का नोट होना चाहिए, की पॉइंट्स बढ़िया से लिख के रखना चाहिए। एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए आपके हाथ में शॉर्ट नोट होने चाहिए। आप सारा डिटेल्स एग्जाम से पहले नहीं पढ़ सकते हो, ना ही सारे वीडियोस देख सकते हो। तो जितना टाइम पहले से आप तैयारी कर लेते हो उतना बेटर है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और आज मैं शुरू करने वाला हूं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, सिंबॉलिकली हम ऐसा कुछ दिखा देंगे, उसके ऊपर आर लिख देंगे और हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट दैट ओपोजेस इलेक्ट्रिक करंट। तो यह रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है, ये सबको पता है। इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा इसमें, जब इसके दोनों टर्मिनल पे कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिखेगा नहीं। रेजिस्टेंस होगा एलिमेंट का, बट रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं रहेगा, है ना। अगर करंट नहीं है, वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं गया तो रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस वेरी कैसे करता है। जब कभी भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जाके रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस बात पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये क्या बात होगी, ये जो वोल्टेज दिखा रहे हैं, दिस वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। देखो अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस में अंतर है। अप्लाइड वोल्टेज पूरे सर्किट में कहीं पे आपने कोई एक वोल्टेज सोर्स रखा हुआ और उस वोल्टेज सोर्स के कारण, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस रेजिस्टेंस से कुछ एक करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो इस रेजिस्टेंस पे कुछ एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये ड्रॉप होगा I into R। तो रेजिस्टेंस कहीं पे भी सर्किट के किसी भी कोने पे रहे, उसमें से जितना करंट पास होगा, जैसे ही उसमें से करंट पास होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा
I into R वोल्टेज। और करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये तो एकदम बेसिक फंडा है ना, सबको पता होगा ये बात। अभी मैं बेसिक से फिर से रिवाइज भी करा रहा हूँ और नए तरीके से फिर से शुरू किए हैं सेशन 2024 के लिए। बहुत सारे नए बच्चे हैं, कुछ पुराने हैं जिनको ऑलरेडी ये सारी बातें पता है, फिर भी एक बार देखो नए कुछ कुछ चीजें ऐड होती रहती है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, मैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस क्या है वो सब हमने किया हुआ, फिर भी करेंगे। और रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है। जब कभी भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें से करंट पास होता है। अगर करंट पास होता है तो यहाँ पे V इक्वल टू IR का ड्रॉप होता है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे I स्क्वायर R का पावर लॉस। पावर क्या होता है, V इंटू I होता है, तो V इंटू I पावर लॉस। ये पावर कौन सा वोल्टेज है, ये वोल्टेज है जो इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे लगा। और ये करंट कौन सा करंट है, जो करंट इसी रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस दिखाया है, हो सकता है सर्किट पे बहुत सारे रेजिस्टेंस, तो हम कौन सा वोल्टेज देंगे, हम वही वोल्टेज देंगे जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा है। हम कौन सा करंट कंसीडर करेंगे, वही करंट कंसीडर करेंगे जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है। साइन कन्वेंशन क्या होगा, करंट जिधर से जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। am I clear everyone? so power equal to I square R V into I, और क्या हम जानते हैं V square by, ये सारी बातें आप सबको पता है, नई बात है। am I clear? फ्रॉम ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू, यही होता है वोल्टेज ड्रॉप। ये कब वैलिड है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ओम्स लॉ क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब potential difference across the resistance is directly proportional to the current flowing through that resistance. ये कौन सा लॉ है, ये स्केलर फॉर्म में है, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म, J is equal to sigma, J क्या है करंट डेंसिटी, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी। ये क्या हो गया वेक्टर। Am I clear? आप लोगों को रेजिस्टेंस क्या है वो पता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट। कैसे आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना या फिर पेरेंट एटम का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो L अपन A, रो L अपन A। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, ये रो क्या है? रो इज फॉर resistivity of any metal. What is resistivity? Resistivity या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? भाई अगर हम लेंथ को 1 कर दे और एरिया भी 1 ले लें, अब 1 मीटर लो, 1 सेंटीमीटर लो, 1 किलोमीटर लो, आपकी मर्जी। अगर मैं लेंथ को 1 ले रहा हूं और एरिया को भी 1 लूं, अगर मैं लेंथ किलोमीटर में ले रहा हूं तो फिर एरिया भी किलोमीटर पे ही लूंगा। अगर लेंथ में mm में ले रहा हूं तो एरिया mm स्क्वायर में लूंगा। तो लेंथ और एरिया अगर यूनिट है, 1 यूनिट अगर मैं पकड़ लेता हूं तो R इक्वल टू रो। इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। अब कितना भी लंबा वायर का टुकड़ा ले लो, उसका यूनिट वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करते हैं कि एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ 1 मीटर, या फिर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो ये होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। एम आई क्लियर? अब डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के प्रॉपर्टी की। भाई रेजिस्टेंस क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द मटेरियल, area of the material and nature of the material. Resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area, and it depends on the nature. अब कॉपर लोगे अलग होगा, एल्यूमिनियम लोगे अलग होगा, है ना? So nature of the material पे resistance डिपेंड करता है। और किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बराबर भी रह सकता है। तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द मटेरियल, ये 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल पे एंड टेम्परेचर। Resistivity does not depend on the dimension of the material. क्यों डिपेंड नहीं करती है? भाई आप कितना भी लंबा ले लो, कितना भी मोटा तार ले लो, हम जब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो उसका तो यूनिट वॉल्यूम ही लेने वाले हैं। उसका या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा लेंगे, 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा लेंगे। तो जब हम यूनिट वॉल्यूम ही ले रहे हैं तो फिर वो लेंथ कितना है, एरिया कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अब बेस्ड on the variation of resistance with respect to temperature, based on the variation of resistance with respect to temperature, कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है
या फिर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम क्या बोलते हैं, पीटीसी मटेरियल या फिर एनटीसी मटेरियल बोलते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो, अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, इसे बोला जाता है एनटीसी में। और अगर टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, इसे बोला जाता है जेडटीसी या फिर जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक, जेडटीसी याद रखना। देखो मैं समझ सकता हूं बहुत सारे पुराने लोग जुड़े हैं जिनको ऑलरेडी ये सारी बातें पता है, बट यू हैव टू बियर विद द न्यू कमर, क्योंकि बहुत नए बच्चे जुड़े हैं जिनको ये सारी बातें पता नहीं है, तो आई हैव टू रिपीट ईच एंड एवरीथिंग वंस अगेन। तो क्या बोल रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट opposes the flow of electric current, करंट को फ्लो करने नहीं देने वाला प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या क्या देखा हमने देखा कि रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो ऐसा दिखता है। अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे तो इसमें से करंट फ्लो करती है, अगर किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करती है तो उसपे V इक्वल टू IR का ड्रॉप होता है एज पर आवर ओम्स लॉ। ये जो करंट फ्लो करेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा या फिर सिंबल कैसा होगा, साइन क्या कन्वेंशन क्या होगा, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। और क्या बात जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, कि भाई रेजिस्टेंस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ही टाइम पे ओपन सर्किट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी। क्या बोला मैंने, पैसिव एलिमेंट में हम तीन चीजें पढ़ते हैं ना, पैसिव एलिमेंट में हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये तीन चीजें, तीन पैसिव एलिमेंट का सबसे ज्यादा करते हैं। इनमें से रेजिस्टेंस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट दोनों दिखा सकते, बाकी नहीं। ये जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं ये क्या है, ये मेमोरी यूनिट, इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, प्रीवियस हिस्ट्री से मतलब है। रेजिस्टेंस ऐसा है जिसको प्रीवियस हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, इसमें जैसे ही करंट चेंज होगा उसका करंट वोल्टेज चेंज करो, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा सारा। इंडक्टर क्या करेगी, करंट के चेंज को रोकेगी। कैपेसिटर क्या करेगी, वोल्टेज के चेंज को रोकेगी। रेजिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं करता, यहाँ पे पावर डिसिपेट होता। तो जितने सारे हम मशीन्स बनाते हैं, मशीन में जो पावर डिसिपेट होता है इट इज ड्यू टू, मेनली ड्यू टू रेजिस्टेंस। कितना पावर डिसिपेट होता है वो हमने अभी अभी, कितना पावर डिसिपेट होता है रेजिस्टेंस में, वो होता है I स्क्वायर R या फिर V इंटू I या फिर V स्क्वायर Y।
Many of you are having the confusion कि भाई कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें। हम आई स्क्वायर आर यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आई स्क्वायर आर यूज करें कि v इंटू आई यूज करें कि v स्क्वायर बाई आर यूज करें, क्या यूज करें, कौन सा सही होगा, कौन से सर्किट पे कौन सा सही है। तो सही तीनों है हर जगह पे, एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी सर्किट, ये तीनों ही पावर को ही दिखा रहा है और वही पावर दिखा रहा है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है जब हम करंट की बात करेंगे तो यू मस्ट बी श्योर कि ये जो करंट है यही करंट मेरे इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसके थ्रू यही करंट पास हो रहा होगा, तब जाके आई स्क्वायर आर लॉस होगा। अगर आपको करंट पता नहीं है तो आप v स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे। तो v स्क्वायर बाई आर जब यूज करेंगे तो आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेज हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो वोल्टेज इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है। आप सप्लाई बैटरी का वोल्टेज को यहाँ पे डाल दिए, रेजिस्टेंस डाल दिए और ये एक सर्किट है, तो वो गलत शो करेगा, गलत पावर। तो जब कभी भी हम लोग पावर निकालने की बात करेंगे, या तो आई स्क्वायर आर यूज करेंगे, v इंटू आई यूज करेंगे, या फिर v स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे, एंड वी विल बी एंश्योर कि दिस करंट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, otherwise this voltage is the voltage that has been drawn across this resistance or applied across this resistance. Am I clear, everyone? Am I clear? चैट पे यस बता दो, यस लिख दो, तो आगे बढ़ो। क्या मेरा वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? तो हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं? रेजिस्टेंस डिस्कस किए। रेजिस्टेंस अगर है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, पावर लॉस होगा। पावर लॉस होता है किसके वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। नाउ जब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, या फिर हम लोग ओम लिखते हैं। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। ये कैसे मिल गया मुझको? यहाँ पे देखो, रेजिस्टिविटी मतलब रो, तो रो इज इक्वल टू व्हाट? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर हो गया ओम, ए हो गया मीटर स्क्वायर, एल हो गया मीटर, कट गया, बचा मेरा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इसी से जुड़ा और एक पैरामीटर क्या है? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं जी से, एंड जी इज नथिंग बट 1 बाई आर। 1 बाई आर मतलब क्या हो जाएगा? 1 बाई रो इंटू ए बाई एल। 1 बाई आर हो गया। 1 बाई रो को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा कंडक्टिविटी।
तो सिग्मा ए बाई एल हो जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट है सीमेंस। और मो और उल्टा है। तो ये तो हो जाता है कंडक्टेंस का यूनिट। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है भाई? कंडक्टिविटी क्या होगा? सेम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपन। इसका मतलब अगर मैं लेंथ 1 मीटर ले रहा हूं या फिर 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लूंगा या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूंगा। तो ये कट जाएगा, 1 हो गया। तो सिग्मा क्या है? कंडक्टेंस है। किसका कंडक्टेंस है? यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस का कंडक्टेंस। यूनिट वॉल्यूम जब बोल रहा हूं 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। ये बात समझ में आना चाहिए। सो सिग्मा का यूनिट क्या होगा? सिग्मा का यूनिट हो जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा सीमेंस एंड दिस इज मीटर, दिस इज मीटर स्क्वायर। सो सीमेंस पर मीटर और मो पर मीटर। सीमेंस पर मीटर या फिर मो पर मीटर, ये होता है सिग्मा का। सो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हम समझ गए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। Am I clear, everyone? बोलो रे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट्स की। रेजिस्टेंस को लेके जब सर्किट आती है तो हमको निकालना पड़ता है क्या? उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। याद तक हो गया सबका? मैं ये कर रहा हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेंगे आज थोड़ा सा, ठीक है? उससे पहले एक ग्राफ निकालते हैं। अगर मैं इस तरफ ले रहा हूं वोल्टेज और इस तरफ ले रहा हूं करंट, वोल्टेज बढ़ा है तो करंट भी बढ़ा। और एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया इस तरीके से, ऐसा, ठीक। Can anyone tell me what will be the slope of the curve? इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द curve will give a conductivity B, resistivity C, conductance and D
चलो आंसर करो चैट में। हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर? एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे करंट है, तो इसका स्लोप क्या बताएगा? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। लकी, व्हाट विल बी द आंसर? प्रियंका, हाउ आर यू? चलो बताओ बताओ इसका आंसर बताओ। स्लोप ऑफ द कर्व बोलने से क्या समझ में आता है? स्लोप का मतलब वो क्या होता है? वेरिएशन इन वाई एक्सिस टू वेरिएशन इन एक्स एक्सिस। नॉर्मल जो एक स्ट्रेट लाइन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू mx प्लस c, y मतलब y एक्सिस का पैरामीटर, x का वैल्यू आप बैठाओ तो जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू mx प्लस c होने से इस टाइप से ग्राफ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। x के वेरिएशन पे y का जो वेरिएशन हो रहा है, और मिनिमम x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? y इक्वल टू c। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू c। तो कहां से शुरू हो रहा है? c से शुरू हो रहा है। दिस m इज द स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप क्या है? अगर c इक्वल टू 0 है मतलब the line is passing through the origin, तो c 0 मतलब passing through the origin। अगर ऐसा है ओरिजिन से पास कर रहा है, c इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू mx, इसका मतलब m इज इक्वल टू y बाई x। इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप। यहां पर देखो स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू x एक्सिस पे है वोल्टेज, एंड सॉरी y एक्सिस पे है वोल्टेज का करंट, एंड x एक्सिस पे है वोल्टेज। So m equal to I by v। ओ, बोर्ड का लिखा क्लियर नहीं आ रहा है। মাজে মাজে লিখাখিনি ধৰা নাযায়, লাইটটো বেছি হৈছে নেকি, নাই লিখাটো বেছি লাইট হোৱাৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই। ठीक ठीक है, मैं बोल देता हूँ एक बार। तो थोड़ा पेन का भी प्रॉब्लम हो गया इसमें। एनीवेज, यहां तक समझ में तो आया। स्लोप ऑफ द कर्व will give
क्वेश्चन ये था, ए कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, बी रेजिस्टिविटी, सी कंडक्टेंस एंड डी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने स्लोप क्या समझा? स्लोप मतलब y एक्सिस का वेरिएशन बाय x एक्सिस का वेरिएशन। कहां से आया? क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c अगर स्ट्रेट लाइन का है, मतलब x का वैल्यू आप पुट करो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू c, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m प्लस c। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बनता है ना। So slope is nothing but variation in y axis by variation in x axis। यहाँ पे y axis पे क्या है? करंट है। x axis पे क्या है? वोल्टेज है। तो करंट बाय वोल्टेज, करंट बाय वोल्टेज क्या होता है? करंट बाय वोल्टेज क्या होता है भाई? ओम्स लॉ से देखो, V इक्वल टू I इनटू R। तो करंट बाय वोल्टेज क्या होगा? रेजिस्टेंस। कैसे रेजिस्टेंस होगा? रेजिस्टेंस 1 बाय R, और 1 बाय R का मतलब होता है G, कंडक्टेंस। तो स्लोप ऑफ द current will give you कंडक्टेंस। अगर वोल्टेज x एक्सिस पे है, करंट y एक्सिस पे है, तो जो स्लोप मिलेगा कार का, वो स्लोप क्या देगा मुझको? कंडक्टेंस देगा। कैसे पता चला? क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट x y एक्सिस बाय x एक्सिस। y एक्सिस पे मेरा करंट रखा हुआ है, x एक्सिस पे वोल्टेज रखा हुआ है, तो I बाय V हो गया, और I बाय V का मतलब हो गया कंडक्टेंस। ठीक है। Am I clear? समझ में नहीं आया तो बोलो। सेम चीज अगर मैं ऐसे लेता, y x एक्सिस पे करंट लेता, y एक्सिस पे वोल्टेज लेता, और ये अगर मेरा स्लोप आता, दिस इज द स्लोप, तो उस स्लोप का वैल्यू क्या होगा? m will be equal to y एक्सिस। y एक्सिस पे है मेरा वोल्टेज, x एक्सिस पे है मेरा करंट, सो v by i। v by i इक्वल टू क्या? रेजिस्टेंस। v is equal to i into r। तो x एक्सिस पे करंट होगा, y एक्सिस पे अगर आप वोल्टेज को प्लॉट करते हो, तो जो स्लोप बनता है वो स्लोप रेजिस्टेंस दिखाता है। x एक्सिस पे वोल्टेज, y एक्सिस पे करंट, तो जो स्लोप बनता है वो क्या बनता है? कंडक्टेंस बनता है। आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको? ये चीज समझ में आना चाहिए कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये याद रखना। x इक्वल टू 0 पुट करो, तो y कितना होगा? x इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू कितना होगा? c। x इक्वल टू 1 पुट करो, y कितना होगा? 1 होने से m प्लस c। x इक्वल टू 2 पुट करो, y इक्वल टू 2m प्लस c। तो इसी तरीके से ये सी पे इंटरसेक्ट। एम आई क्लियर? हाँ भाई।
तो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आता है, ग्राफ दे देगा और पूछेगा आपको कि इसका स्लोप बताओ कि इसका स्लोप क्या निकाला। तो आपको अगर ये आइडिया है कि स्लोप का मतलब होता है y बाई एक्स, तो आप निकाल सकते हो y में क्या पैरामीटर दिया हुआ है, x में क्या पैरामीटर। और दो चार बार अगर देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि भाई वोल्टेज अगर x एक्सिस पे है, करंट y एक्सिस पे है, तो ये I बाई V है और I बाई V का मतलब कंडक्टेंस, V बाई I का मतलब रेजिस्टेंस है ना, V इक्वल टू I इंटू R। समझ क्लियर? चलो अभी बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ लगता है कि कैसे निकाले क्या निकाले। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और कुछ सिक्वेंशियली मैं कुछ सर्किट्स दिया हूं पहले भी और अभी फिर से करवाऊंगा। उसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो जिंदगी भर रेजिस्टेंस आपको नहीं सताएगा। तो मेरे साथ मनाते चलो, दो चार सर्किट करेंगे, उसमें से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर दिखाई नहीं देता है तो बताना। हाँ, तो ये 3 ओम 6 ओम है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 18 ओम। ए एंड बी, बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ए और बी के क्रॉस पे। लकी कितना होगा रेजिस्टेंस? 20। 20। तो कैसे किया, यहाँ पे हमारा, इसको मैं अगर पैरेलल करता हूँ आर, ये हो गया मेरा r/2। सो आर पैरेलल r/2, जब जहां पे आपको मिले आर पैरेलल r/2, इसका इक्विवेलेंट होगा r/3। आप करके देख सकते हैं। तो r पैरेलल r/2 मतलब r/3 होगा। तो यहाँ पे r/3 करने से कितना आ जाएगा, 6/3 मतलब होगा 2। और ये जो एंटायर सर्किट है ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो 18 + 2 = 20। वेरी गुड, ये तो कर लिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, मेरे साथ साथ बनाओ। 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम,
8 ohm, 8 ohm, 6 ohm। जल्दी से बताओ कितना होगा, चैट पे डालो सब लोग। कितना होगा? कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू करो। करेंगे यहाँ सर पे। 16 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। आर पैरेलल आर बाई 2 मतलब आर बाई 3। बस 16। ये दोनों सीरीज में है, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, सो 8 इंटू 8 पैरेलल 8 मतलब 8 बाई 2। आर पैरेलल आर इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये हो गया 4 ओम। तो 4 ओम प्लस 4 ओम ये दोनों मिलके कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 ओम। 8। दिस 8 पैरेलल दिस 8 मतलब कितना हो गया, 8 पैरेलल 8 मतलब 4 ओम ये पार्ट। और यहाँ पे है 2 ओम, तो 4 प्लस 2 6 ओम। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं। सिक्स 2 4 and ये करके दिखाओ। फोर ओम टोटल। चलो देखते हैं इसको। देखने से क्या लगता है, इसकी ऐसे खोल सकते हैं या फिर मैं नोड को नाम दे देता हूँ, ये ए और इसको मैं बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे मैं डी।
अब सी और डी क्या है, सेम पॉइंट है ना, सी और डी सेम पोटेंशियल पे है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो सी और डी मेरा सेम पोटेंशियल। मैं इसको अगर रीड्रॉ करूं तो ये 6 ओम से ए से लेके सी पर कितना है, 6 ओम। फिर सी और डी जो है वो मेरा सेम पॉइंट, तो सेम पॉइंट है, तो डी से ए तक, डी से ए तक देखो कितना है, 4 ओम है। फिर देखो डी से बी तक 2 ओम है, तो डी से मैं इस तरफ बना देता हूं, यहाँ पे बी से बी तक 2 ओम, और फिर बी से सी तक कितना है, 8 ओम। तो ये रहा मेरा बी, और बी से फिर सी, तो ये तो सेम पॉइंट है, कितना है, 8 ओम। तो क्या दिख रहा है, ये सी और डी तो सेम पॉइंट है, तो सेम, तो क्या दिख रहा है हमको कि 6 पैरेलल 4 एंड 8 पैरेलल 2, ठीक है। तो 6 पैरेलल 4 होने से कितना आ जाएगा, आपको क्या दिख रहा है, 6 पैरेलल 4, और ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, प्लस 2 पैरेलल, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 into 4 24 and 6 plus 4 10 plus 2 into 8 16, 2 plus 8 10, तो नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया आपका, चलो इसको 2.4 प्लस 1.6, तो कितना हो गया 3.4। Am I clear? अभी इसको करो। निकालो इसको। होगा, एनीवन? 17.5 नहीं। चलो देखते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड का नाम दे देते हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो ए और ई के बीच में मुझको निकालना है,
सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, ए से बी पे 10 ओम, ठीक। उसके बाद बी से सी, तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, बी से सी, फिर सी से डी, सी से डी, बी से बी, तो डी से बी ये हो गया, सी से बी हो गया, ये हो गया। अभी क्या है, बी से ई, डी से ई से फिर सी, ई से इसको खोल दो इस तरफ, इसको खोल दो इस तरफ, तो डी से ई और ई से सी। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ब्रिज दिख रहा है, वेस्टर्न ब्रिज, है ना, 2 डेल्टा है, और सारे के सारे 10 है, 10 मतलब बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज होगा तो ये बीच का जो सी एंड डी सेम पोटेंशियल पे होगा, तो इधर से कोई करंट पास करेगा नहीं। आप क्या देख रहे हैं, 10 is in series with 10 and this 10 is in series with this 10. So 10, 10, 20 and 20 parallel 20 plus this 10. So 20 parallel 20 is 10 plus 10. Am I clear? समझ में आया राखी, क्या किया? इस टाइप का प्रॉब्लम जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, सबसे पहले जो अननोन नोड्स है उसका नंबरिंग करो, ए बी सी डी दे दो, फिर उसको सजाओ, देखो कि क्या ये ब्रिज में आ रहा है क्या। अगर ब्रिज सर्किट होगा या फिर सिमेट्रिक सर्किट होगा, मैं सिमेट्रिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ब्रिज सर्किट होगा या फिर सिमेट्रिक सर्किट होगा, तो क्या कर सकते हैं, ब्रिज अगर है, वेस्टर्न ब्रिज है, तो देखेंगे कि क्या ये बैलेंस ब्रिज है। अगर बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाला जो ब्रांच है उससे क्या होगा, करंट पास करेगा नहीं। करंट अगर पास नहीं कर रहा है इस ब्रांच से, इसका मतलब ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट को खोल दिया, फिर सिंपल हो गया सर्किट में, ठीक है। ओपन सर्किट होने से क्या कर दिया, रेजिस्टेंस हटा दिया, क्यों हटा दिया, बड़ी सिंपल सी बात है। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट का डेफिनेशन क्या है, ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो। शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज, ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो, तो करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज जीरो, ठीक है। अगर किसी भी सर्किट पे करंट जीरो है इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, अगर वोल्टेज जीरो है इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट। इसीलिए मैंने पहले जब रेजिस्टेंस की बात कर रहा था तो मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस ही ऐसा एक एलिमेंट है जो एक ही टाइम पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ओपन सर्किट भी हो सकता है। अगर हम एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पे एक स्विच लगाते हैं और ये अगर स्विच ओपन है, इधर से कोई करंट जा नहीं रहा,
अगर हम ये स्विच कनेक्ट करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, ऐसे करंट चला जाएगा। करंट, सारा करंट क्या होगा, इस स्विच से पास करेगा। स्विच से पास करने का मतलब क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, 0। और करंट 0 का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट। और अगर ये शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एक ही टाइम पे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट बन सकता है किसी एक सिचुएशन। एनीवेज, आज पहला लेक्चर था इस सेशन का और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो बताओ मेरे को, ठीक है। कल हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, ठीक है लकी। ओके सर, ओके, बाय बाय। बाय। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।